करंट जी के वैशाख चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय नंबर 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजवंश रियासतों की क्या व्यवस्था होती थी वो देखे थे। इस चैप्टर में हम देखेंगे राजस्थान के भौतिक भाग। पहला है थार मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वत, तीसरा है पूर्वी मैदान, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो राजस्थान के भौतिक विभागों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल अवस्थित है। ये राज्य के 12 जिलों में फैला हुआ है, लगभग 61% भाग में फैला हुआ है और राजस्थान की यहाँ लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ये मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में सबसे अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता वाला सबसे धनी मरुस्थल है। पूरे सभी जो मरुस्थल है दुनिया में, वर्ल्ड में, उन सभी मरुस्थलों में सबसे धनी मरुस्थल यही है। बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में रेतीले मरुस्थलीय भाग को कहा जाता है भारतीय महामरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसी क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा में अपना स्थान बदलते हैं। इन्हें बालुका स्तूप या स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। दोहरे और एक शब्द आता है धरियन। धरियन जो होता है वो गतिशील दोहरों को धरियन कहा जाता है। गतिशील दोहरों को धरियन कहा जाता है। इस थार के मरुस्थल को कई अन्य भागों में भी डिवाइड किया जाता है। मरुभूमि, गग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेशों में। ये हम देखेंगे मैप में। तो देखिए मैप में सबसे पहले हम डिवाइडेशन की अगर बात करें तो ये जो डिवाइडेशन है, ये रेखा जो जाती है, ये रेखा है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ये जो एक और रेखा है ये है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिस पर अरावली समानांतर रूप में फैली हुई है। तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला पश्चिमी प्रदेश जो है ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहलाता है। इस डेजर्ट में ये जो भाग है जो 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जहाँ से गुजरती है, इस रेखा के इधर वाला क्षेत्र 2 भागों में डिवाइड है। एक तो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो है इसमें दोहरे पाए जाते हैं रेखीय, ठीक है, अनुधैर्य, जिन्हें कहते हैं अनुधैर्य दोहरे, रेखीय दोहरे, रेखीय बालुका स्तूप, पवन अनुवर्ती बालुका स्तूप, जो जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं और पूरे राजस्थान में सर्वाधिक जो पाए जाने वाले बालुका स्तूप है वो यही है, पवन अनुवर्ती या अनुधैर्य। इसका उल्टा आप करोगे वो हो जाएंगे अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो है वो जो पाए जाते हैं वो राजस्थान के सूरतगढ़ में, ठीक है, शेखावाटी प्रदेश में, शेखावाटी के चूरू प्रदेश में, यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ये बालुका स्तूप होते हैं अनुप्रस्थ, समकोण पर काटते हैं जो, और अनुधैर्य वाले होते हैं रेखीय बालुका स्तूप। ये आपको सामान्य तौर पर ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अन्य क्षेत्रों की तो एक क्षेत्र है लूणी बेसिन का क्षेत्र, एक है शेखावाटी प्रदेश या अंतः प्रवाही प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर अंतः प्रवाही नदियाँ अधिक पाई जाती है इसलिए इसे बोलते हैं अंतः प्रवाही प्रदेश। तीसरा है घग्गर का मैदान, घग्गर नदी है उसी का क्षेत्र बना हुआ है घग्गर का मैदान। घग्गर को हम बोलते हैं नाली क्षेत्र, घग्गर का स्थानीय नाम क्या है, नाली क्षेत्र। तो ये राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र हो गए। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वो है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्तृत है 9% भाग पर। ठीक है, 9% भाग पर ये विस्तृत है। ये विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी बोलते हैं। ये अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है। वलित पर्वत जो होता है वो नया होता है, उसकी उत्पत्ति नवीन होती है, वो है हिमालय। गुजरात के खेड़ बर्मा से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक ये 692 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। राजस्थान में अगर इसकी बात करें तो वो 550 किलोमीटर के लंबाई में इसकी लंबाई हो जाएगी राजस्थान में अरावली का लगभग 80% हिस्सा आता है। राजस्थान में अरावली का लगभग 80% हिस्सा आता है।
अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में थार का मरुस्थल आ गया। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग भी है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है। अरावली में विभिन्न खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला जो मरुभूमि का पूर्व की ओर प्रसार रोकती है। थार का मरुस्थल पूर्व में नहीं आता, क्यों? क्योंकि अरावली पर्वतमाला बीच में आ जाती है। ये पर्वतमाला अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल भी है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, वन्यजीव व जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो सिरोही के माउंट आबू में है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके अलावा जो ऊंची चोटियां हैं उनमें है शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। ठीक है, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़, ये 5 ऊंची चोटियां हैं 1300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली। और बाकी तो सभी उदयपुर सिरोही में है, लेकिन जरगा चोटी जो है ये उदयपुर में आती है। जरगा चोटी उदयपुर में आती है। तो आपको ये अरावली का ध्यान रखना है। 40 और 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा के मध्य, और इसका ज़्यादा विस्तार जो है, अगर हम ज़्यादा विस्तार की बात करें तो वो उदयपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में। ऊंचाई सर्वाधिक अरावली की सिरोही में पाई जाती है, और सबसे कम विस्तार पाया जाता है अजमेर में। सबसे कम विस्तार पाया जाएगा अजमेर में। और आगे ये छितरी हुई है जो राष्ट्रपति भवन तक जाती है, रायसीना हिल्स तक। फिर बात करते हैं हम तीसरे प्रदेश की, जो है पूर्वी मैदान। नदियों का प्रदेश है ये। पूर्वी मैदान चंबल, बनास, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। ये गंगा का ही एक प्रवाह है। ये मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला हुआ है। 23% भाग पर ये फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल के बीहड़, डांग या उत्खात भूमि भी कहा जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है। नदियों के किनारे सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। फिर अगर हम बात करें राजस्थान के दक्षिणी भाग की, तो वो है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ का माही का मैदान। माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, जिसे माही का मैदान भी कहा जाता है। 56 गाँव के समूह या 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें दक्षिणी पूर्वी पठार। ये जो है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ावंश का शासन था, इसीलिए इसे हाड़ौती का मैदान भी कहा जाता है। ये राजस्थान के लगभग 7% भाग में फैला हुआ है, और ये क्षेत्र अधिकांश लावा निर्मित काली मिट्टी से बना है, मध्यम काली मिट्टी से, इसीलिए ये उपजाऊ है। इसके अलावा राजस्थान के अगर पठारों की बात करें तो उसमें है सिरोही में उड़िया पठार, जो सर्वाधिक ऊंचा पठार है। उड़िया पठार, आबू पठार, और उदयपुर व राजसमंद में है बोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में है मेसा का पठार। चित्तौड़ व भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में है ऊपरमाल का पठार, और उदयपुर व प्रतापगढ़ में है लसाड़िया का पठार। ये कुछ पठारी भाग हो गए। अब बात करते हैं जलवायु व ऋतु चक्र की। जलवायु व ऋतु चक्र प्रभावित होते हैं वहाँ की लोकेशन के हिसाब से। इसके अलावा अक्षांशीय स्थिति के कारण भारत में लोकेशन के हिसाब से समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति। राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु कंडीशन पाई जाती है। राजस्थान राज्य के पश्चिम में 61% जो भाग है वो शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय है। ठीक है, ये जो भाग है, इसका जो ये भाग है वो तो है शुष्क, और ये जो भाग है वो है अर्धशुष्क भाग। इसके अलावा वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर, अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं मैप बना देता हूँ, तो ये तो हो गया यहाँ पर तो शुष्क और अर्धशुष्क। फिर अगर हम बात करें इस प्रदेश की, तो ये हो गया उप आर्द्र जलवायु का। ये प्रदेश जो हो गया वो उप आर्द्र जलवायु का। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक का जो क्षेत्र है वो है आर्द्र जलवायु। ये जो सवाई माधोपुर का बीच का क्षेत्र है वो है आर्द्र जलवायु का। और दक्षिण में जो बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है, लास्ट का दक्षिणी कोना और दक्षिणी पूर्वी का कोना, ये हो जाएगा अति आर्द्र जलवायु का। यहाँ का वार्षिक वर्षा है लगभग 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। और ये बात करते हैं हम समवर्षा रेखा की। तो समवर्षा रेखा जो गुजरती है
वो 20 सेंटीमीटर है जैसलमेर की साइड में, फिर अर्ध शुष्क में है 30 सेंटीमीटर और उपाद्र में है 40, फिर 50। ये अरावली का विस्तार आ गया यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। ये अरावली का ये जो क्षेत्र है वहाँ पर वापस 100 आ गई सेंटीमीटर की, और ये दक्षिणी क्षेत्र आ गया दक्षिण पूर्व का और दक्षिणी, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। और बाकी ये जो क्षेत्र है वहाँ पर 70, 80, 90 के बीच में वर्षा होती है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये रेखाएं कौन कौन से ज़िलों से गुजरती है। फिर बात करते हैं ऋतुओं की। ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का सामान्य जो टेम्परेचर होता है 30 और 40 डिग्री, कई बार ये टेम्परेचर 40 से 45 और 50 तक पहुंच जाता है। आपको पता है यहाँ पर मरुभूमि रेत पाई जाती है, तो रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। यहाँ पर दैनिक और वार्षिक तापांतर भी गर्मियों में ज़्यादा होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू यहाँ का सबसे ठंडा स्थान रहता है गर्मियों में। वर्षा ऋतु एक लू रहेगी। लू की अगर बात करें तो लू उन्हें कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवाओं को, जो 100 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलती है। वर्षा ऋतु में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है वो तो वर्षा करता है पूर्वी राजस्थान में, और अरब सागर का जो मानसून होता है वो वर्षा करता है दक्षिणी राजस्थान में। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ ज़िले में, और यही राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला होता है। सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर ज़िले में। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू, जहाँ 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और वहीं शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो शीत ऋतु में यहाँ पर सबसे ठंडा जो स्थान है वो माउंट आबू है। और इसके अलावा सर्दियों में होने वाली बारिश की बात करें तो वो कहलाती है मावठ, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं से होता है। उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, इसलिए गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। फिर बात करते हैं दो समस्याओं की, अकाल व मरुस्थलीकरण। अकाल जो है उसका मुख्य कारण होता है वर्षा की असामयिकता, अपर्याप्तता, अनिश्चितता और अनियमितता। और वहीं अगर हम बात करें मरुस्थलीकरण की, तो मरुस्थलीकरण क्या होता है? भौतिक दशाओं व मानवीय कार्यों द्वारा जब जलवायु उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित होती है तो वो कहलाती है मरुस्थलीकरण। इसका एकमात्र उपाय है वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। इसके प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं, आंसर करना है एक बार इनको। तो नेक्स्ट हम करेंगे 7 नंबर चैप्टर। जय हिंद।